जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? देखिए, मैं आपको जो अभी इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सोच प्रणाली पढ़ाया था। हम अपनी फर्स्ट बुक का रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन के माध्यम से जो भी हमारे फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हम उनको पढ़ रहे थे। और उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का एक ओवरव्यू ले रहे थे कि भैया ये क्वेश्चन अगर 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा। तो अगर आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसे 4 में और 2 में कर सकते हो। अगर आप उसको, उसकी पूरी कहानी को, उसके पूरे घटनाक्रम को, अगर आप उसके पूरे कह सकते हो ना कि उस एक्चुअली में वो टॉपिक में हुआ क्या था, वो टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो उससे चाहे वो एमसीक्यू बनाए, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे, चाहे 4 का, चाहे 6 का, आप बहुत इजीली कर जाओगे। तो इसीलिए मैं आपकी टॉपिक वाइज क्लास लेकर आया था। जैसे मैंने इससे पहली वीडियो में आपको सोच प्रणाली समझा दिया था। चैप्टर हमारा कौन सा? दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें हम पढ़ने वाले थे कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर जो है, ये दिख रहा है आपको मैप के अंदर, ये पूरा कौन है आपका? यूएसएसआर। इसका विघटन कैसे हुआ? ये जो देश देख रहे हो ना आप, ये पूरा पहले ये सारा हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं। ये पूरा हिस्सा, बात समझ गए? ये पूरा हिस्सा पहले क्या था? यूएसएसआर। और कैसे ये यूएसएसआर जो है ये टूट गया, और आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे 15 देशों में क्या हो गया? ये टूट गया। बात समझ गए? तो वही इस चैप्टर के अंदर हमारा आज का टॉपिक है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, कैसे सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। तो आज हम शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, ठीक, जिसका नाम है सोवियत संघ का विघटन। क्लियर है बात? समझ गए? तो समझते हैं। वो आप देख लिया होगा मैप कि सोवियत संघ कैसे टूटा, और ये वो 15 कंट्रियां हैं जिनमें सोवियत संघ टूट गया था। ये उन देशों के नाम है, किनके नाम? ये 15 नए देशों के नाम है जिनमें सोवियत संघ क्या हो गया था? टूट गया था। अच्छा, एक बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था? कि विश्व में 15 नए खिलाड़ियों का उदय। क्या पूछा था उसने? विश्व में 15 नए खिलाड़ियों के उदय से आपका क्या मतलब है? एक्चुअली में उसका मतलब कुछ भी नहीं था, वो सोवियत संघ के विघटन की ही बाद में पूछना चाह रही थी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ ना, तो विश्व में 15 नए देश बन गए। मतलब एक देश टूटा यानी कि यूएसएसआर, और वो 15 नए देशों में डिवाइड हो गया। इसीलिए सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था कि 15 नए खिलाड़ियों का उदय या 15 नए देशों के उदय से आपका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं भैया, उसका मतलब है सोवियत संघ का विघटन। क्या है? सोवियत संघ का विघटन। ठीक है। अब देखिए, सोवियत संघ का जो विघटन है उसको कई बार क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया, और मैं कहूं आपके ये बोर्ड का, हालांकि देखोगे आपके फर्स्ट टर्म में पूछा गया है क्वेश्चन, और डेफिनेटली इसके चांस है कि आपके बोर्ड में पूछा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, बोर्ड में ना इसकी लैंग्वेज बहुत घुमा देता है। इस कदर लैंग्वेज घुमा देगा कि आपको आता हुआ भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो एग्जामिनर है ना, देखो, हो सकता है वो आपको बहुत अच्छे मूड में हो तो सिंपल क्वेश्चन दे दे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। लेकिन अगर वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाना शुरू करेगा तो कुछ भी लिख सकता है। जैसे कह सकता है कि दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, या फिर लिख देगा कि सोवियत संघ जो था वो अचानक विघटित हो गया, उसके क्या कारण थे, या सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ। या फिर मिखाइल गोर्बाचेव के प्रयास के बावजूद भी वह सोवियत संघ को एकता में नहीं रख सके और अचानक सोवियत संघ का विघटन हो गया, इससे आप क्या समझते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी लिखता है कि शीत युद्ध की समाप्ति, बात समझ गए, कैसे हुई। तो उसमें भी सोवियत संघ ही समझाना है आपको, क्योंकि सोवियत संघ का अगर विघटन हुआ ही नहीं होता तो शायद शीत युद्ध की समाप्ति भी नहीं हुई होती। तो मतलब आप एक बार देख लोगे ना कि क्वेश्चन कैसा है, तो बस आपको ना वो क्वेश्चन पढ़ के फील आना चाहिए कि उसके अंदर सोवियत संघ का विघटन पूछ रहा है। और अगर वो आपको पता लग गया कि भाई वो सोवियत संघ का विघटन पूछ रहा है, तो बहुत इजीली आप उस क्वेश्चन कर जाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, समझते ध्यान से। देखो, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा था, सोवियत संघ के विघटन के 3 कारण बताओ। कितने कारण बताओ? 3। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है वो दिमाग खराब करता है। आपने पढ़े हैं 6 से 7 पॉइंट, आपने कितने पॉइंट पढ़े हैं? 6 से 7 पॉइंट। तो थोड़ा एग्जामिनर तेज क्या चलता है कि वो कहता नहीं भाई मुझे सारे पॉइंट मत बता, मुझे बस कितने पॉइंट बता दे तू, मुझे बस 3 पॉइंट बता दे। कितने पॉइंट बता दे? 3 पॉइंट। तो वो क्या बोलेगा आपसे कि मुझे सिर्फ 3 पॉइंट बता दो। ठीक। अब यहां पर बच्चा फंस गया कि भाई उसने तो वो 6 पॉइंट पढ़े हैं, अब वो 3, तो भैया आप एक काम करो, कहानी को मर्ज कर दिया करो। कहानी को क्या कर दिया करो? मर्ज। क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना 2 पेज में ही है, इसमें लिखना है 2 पेज में। अब ये भी नहीं है कि आप जो 6 पॉइंट है उनमें से कोई कहानी स्किप कर दो, तो वो कुछ भी नहीं है, एक ओवरव्यू बड़ा लेंथी डिफाइन कर देना होता है उसके अंदर। ठीक है। तो कभी कभी ना सब पजल हो जाओगे आप, इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी वो बहुत बेकार तरीके से क्वेश्चन कर देगा। आप देखो, अगर सिंपल होता ना कि सोवियत संघ का विघटन बताओ 6 नंबर में, तो मैं इसके 6 पॉइंट लिखता और आगे बढ़ जाता। लेकिन वो क्या कह रहा है, सोवियत संघ के विघटन के 3 कारण स्पष्ट करो, और क्वेश्चन कितने नंबर का है? 6। तो यहां थोड़ा सा फंस जाते, तो मैं इसके लिए बताऊं आपको, आप 2 पॉइंट्स को एक साथ मर्ज कर दिया करो। ठीक है। या फिर क्वेश्चन पूछे दो ध्रुवीयता की समाप्ति के कारण व्याख्या कीजिए, मतलब दो ध्रुवीयता। तो आप सभी जानते हो कि 1945 से लेके 1991 तक, बात समझ गए, हमारी पृथ्वी कितने भागों में बढ़ गई थी? 2 भागों में। एक को बोला गया प्रथम दुनिया और दूसरे को बोला गया द्वितीय दुनिया। एक को बोला गया प्रथम खेमा, एक को बोला गया द्वितीय खेमा। एक को बोला गया प्रथम महाशक्ति, एक को बोला गया द्वितीय महाशक्ति। तो प्रथम महाशक्ति को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? अमेरिका। और द्वितीय सोवियत संघ।
और सोवियत संघ का ही क्या हो गया था, विघटन हो गया था। तो यहाँ पर द्वितीय खेमे से मतलब किसका था, उसका सोवियत संघ का। देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ था, या फिर क्वेश्चन पूछे सोवियत संघ के विघटन के 6 कारण, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आ गया। या फिर क्वेश्चन पूछे द्वितीय खेमे के विघटन के कारणों की परख कीजिए, तो द्वितीय खेमा कौन था, सोवियत संघ। प्रथम खेमा कौन था, अमेरिका। बात समझ गए, क्लियर है। द्वितीय खेमे की समाप्ति के बाद कौन महाशक्ति बनेगा, अमेरिका बनेगा। कौन बनेगा, अमेरिका। चलिएगा अब आगे हम उस चीज को समझते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। देखो बेसिकली मैंने आपको बताया था, मैंने ये आपसे बात बोली थी कि 1917 में जब रूस की क्रांति होती है उसके बाद सोवियत संघ बनता है, और जो ये सोवियत संघ था यहां पर किसका शासन आता है, मैंने बताया था कम्युनिस्ट पार्टी का। किसका शासन आता है, कम्युनिस्ट पार्टी का। आप इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक। अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये वहां की सरकार में कब्जा, मतलब सरकार को टेक ओवर कर रही है, और पूरे सोवियत संघ की जो सरकार थी वो किसके हाथ में थी, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में। समझ गए, यही पूरे सोवियत संघ को चलाती है। और आप सभी जानते हो कि सोवियत संघ जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में भी था। सोवियत संघ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक। और उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके अंदर भी कौन था, सोवियत संघ। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय क्या हुआ, विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही इन दोनों ही खेमों में, आप जब भी जानते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध में दो देश थे, दो खेमे थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ कौन थे, धुरी राष्ट्र। जो धुरी राष्ट्र थे उसमें कितने लोग थे, 3 लोग। 3 लोग कौन कौन से थे वो बताओ। तो आप सभी जानते हो जिसने सारी कहानी शुरू की थी जर्मनी, और उसका साथ देने के आ गया था जापान और इटली। कौन आ गया था उसका साथ देने के लिए, जापान और इटली। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म किससे हुआ था, जापान के परमाणु बम लगने से, ठीक। और शुरू करने वाला कौन था, जर्मनी। किस संधि को तोड़कर शुरू किया था इसने, वारसाई की। और मित्र राष्ट्र में 4 देश थे। कितने देश थे, 4 देश। एक तो था अमेरिका, एक था आपका ब्रिटेन, और एक था आपका फ्रांस। कौन था, फ्रांस, ठीक है। और इधर कौन था आपका, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। तो आप सभी जानते हो जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है, खत्म होता है, तब यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों अपनी विचारधाराओं को लेकर भिड़ जाते हैं। और इसकी विचारधारा कैसी थी, पूंजीवादी। कैसी विचारधारा थी, पूंजीवादी। और सोवियत संघ की विचारधारा कैसी थी, साम्यवादी यानी कि समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता। इन दोनों की विचारधाराओं को लेकर जो युद्ध हुआ, कब से लेकर कब तक, आप सभी को बताया था। इसी को हमने नाम क्या दे दिया, शीत युद्ध, यानी कि इसी को हमने बोला कोल्ड वॉर। क्या बोला हमने इसको, कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। जो कब से लेकर कब तक चला था, तो मैंने बताया कि युद्ध चला 1945 से लेकर 1991 तक। और इसी कोल्ड वॉर में सोवियत संघ जो था वो अपने आप को झोंक देता है, और सोवियत संघ अपनी विचारधारा पूरी दुनिया पर फैलाने के लिए, वहां एक तरफ अमेरिका अपनी विचारधारा पूरी दुनिया पर फैलाने के लिए, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा कि जो शीत युद्ध था वो एक विचारधारा का युद्ध था, वो एक सैन्य युद्ध था, वो एक वर्चस्व का युद्ध था, वो एक हथियारों का युद्ध था, वो एक होड़ का युद्ध था। इसमें दोनों ही देश, उस समय की जो दोनों बड़ी महाशक्तियां थी, यानी कि 1945 से 1991 तक उस समय कितनी महाशक्तियां थी, सिर्फ 2 ही महाशक्तियां थी। इसीलिए इस टाइम को बोलते हैं दो ध्रुविता। समझ गए, क्लियर है। तो इसीलिए ये दोनों महाशक्तियां आपस में वर्चस्व को लेकर, हेगेमनी को लेकर भिड़ गई थी, है ना। और इसी वर्चस्व की लड़ाई को हमने क्या नाम दिया, शीत युद्ध, जिसमें ये दोनों आपस में नहीं लड़े। समझ गए। लेकिन इनकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो परेशान हो गई, और इन्होंने पूरी दुनिया में एक युद्ध का माहौल बनाए रखा 1991 तक। लेकिन फिर 91 में कुछ ऐसा हुआ कि सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 को। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, दो ध्रुवीयता का अंत और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो वही हमें समझना है कि दो ध्रुवीयता का अंत यानी शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। देखिए बेसिकली ये सोवियत संघ के विघटन के कारण है, इनको आप समझ लोगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हम चीजों को समझते हुए चले जाएंगे। देखिए अगर मैं आपको समझाऊं तो सोवियत संघ के विघटन होने का पहला कारण जो था वो था कि सोवियत संघ की जो जनता थी उनकी क्या नहीं पूरी हो रही थी, आकांक्षाएं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या थी, देखो बेसिकली मैंने बताया था कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर जो था, वहां पर जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, कम्युनिस्ट थी। कैसी थी, कम्युनिस्ट। तो सोवियत संघ की गवर्नमेंट कम्युनिस्ट थी, और कम्युनिस्ट होने के नाते वो लोग साम्यवाद को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे, साम्यवाद को। जब वो साम्यवाद को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, यानी कि वहां पर पूंजीवादी खेमा या पूंजीवादी विचारधारा या पूंजीवादी लोग नहीं मिलेंगे आपको, यानी कि वहां प्राइवेट चीजों का विरोध होता था। तो जब वहां प्राइवेट चीजें नहीं होंगी तो वहां पर हर चीज कैसी होगी, गवर्नमेंट की। अब अगर हर चीज वहां पर गवर्नमेंट की है, हर चीज वहां गवर्नमेंट ही कर रही है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। अब अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट वो काम नहीं कर पा रही है, तो कोई दूसरा तो उसे काम करने वाला है नहीं, तो जनता किससे अब अपनी रिक्वेस्ट करेगी, जनता किससे अपनी गुहार लगाएगी, तो सरकार से ही तो लगाएगी ना। लेकिन जब सोवियत संघ के अंदर
प्राइवेट सेक्टर ना होना, और उधर सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका कंप्लीटली किसमें बिजी हो जाना, शीत युद्ध में बिजी हो जाना। और उसका टारगेट जो था बस ये था कि युद्ध जीतना है, जनता जाए भाड़ में, युद्ध जीतना है बस। उनने अपना सारा माइंडसेट कहां लगा दिया, युद्ध के अंदर। जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सड़कें टूटी तो टूटी रह गई, समझ गए, है ना। टैक्स वगैरह ले रहे हैं प्रॉपर, लेकिन जनता के कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं। जनता को महंगाई से मार दिया गया, जनता के पास खाने को खाना नहीं रहा, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था थी तो सब लोग सरकार पर डिपेंड थे। अब उनकी ये थी कि भाई सरकार हमें सहायता करेगी, पर सरकार अपना सारा ध्यान कहां केंद्रित कर चुकी थी, शीत युद्ध में। तो वहां की जो जनता थी उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही, जनता की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो रही। जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसे नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में क्या जनता गुस्सा नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर वो पूंजीवाद होता तो चलो वहां पर दूसरा कोई ऑप्शन होता, बट वो तो साम्यवाद था ना। तो वहां पर जिम्मेदारी किसकी थी, सरकार की, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग चुकी थी, क्योंकि सरकार के पास जो जिम्मेदारियां हैं वो उसे बखूबी नहीं निभा पा रही। और इसीलिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था होने के नाते जनता डिपेंड भी किस पे थी, सरकार पे। उसके पास ऑप्शन भी नहीं था ना। जैसे अगर मान लो हमारे भारत के अंदर सारे अस्पताल जो हैं वो सरकारी ही हो, प्राइवेट अस्पताल ना हो, समझ गए, और सारे सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो तनख्वाह ना मिलने के कारण हड़ताल पे चले जाए, तो इससे क्या होगा भाई, सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो किसी के पास क्या प्राइवेट अस्पताल बचेगा, तो नहीं बचेगा भाई। तो ऐसे में क्या होगा, अब या तो सरकार उस सिचुएशन को संभाले, या तो हमें एक ऑप्शन तो दे कि चलो हम यहां नहीं तो यहां जाकर ये काम करवाने। यही हुआ सोवियत संघ के अंदर कि जो वहां की जनता थी वो कंप्लीटली डिपेंड थी वहां की सरकार पे, और सरकार जनताओं की उपेक्षा कर रही थी, उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, और जनता की आकांक्षाएं टूटती जा रही थी। जनता जो थी वो अपनी सरकार से गुस्सा होती जा रही थी, जनता का भ्रम टूटता जा रहा था, और यही वजह थी कि सोवियत संघ विघटन में जनता की आकांक्षाओं का पूरा ना होना पहली घटना बनेगी। और जनता के मन में धीरे धीरे जो वहां की सरकार थी उसके प्रति क्या आने लग गई थी, एक कह सकते हो अपनी सरकार के प्रति वहां की जो जनता है वो असंदेह और गलत दृष्टि से अपनी सरकार को देखने लगी कि भाई कैसे भी सरकार को चेंज कर दे। बट एक्चुअली में सोवियत संघ में सरकार को चेंज करना आसान था नहीं। क्यों, क्योंकि सोवियत संघ में सिर्फ और सिर्फ किसका दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का। वहां पर एक ही पार्टी राज कर सकती है। अब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, अब हमारे भारत के अंदर अगर बीजेपी सरकार ठीक से नहीं चला रही है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम भैया वोट किसको दे दे, आम आदमी पार्टी को दे दे, या फिर हम कांग्रेस को वोट दे दे। तो भैया ये दोनों लोग अगर वही गलती करेंगे तो हम वापस इसको ले आएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही तो हम अगले इलेक्शन में इसको जिता देंगे, तो ये ठीक से काम करेगी। तो उसमें सरकार डर में रहती है कि चलो भाई अगर मैं ठीक से काम नहीं करूंगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोवियत संघ के अंदर ऐसा था नहीं। सोवियत संघ के संविधान में किसको दर्जा मिला हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी को। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। आप कम्युनिस्ट पार्टी को चेंज नहीं कर सकते, वहां पर आप नेताओं को चेंज नहीं कर सकते, वो नेता सत्ता पर कुंडली मार के बैठे हुए थे। तो जो सोवियत संघ था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया, 70 वर्षों तक शासन किया। आप सोचो, ठीक, 70 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पर क्या रखा, दबदबा। कई बार क्वेश्चन पूछता है यहां से, ठीक। अब वहां पर क्या था कि जब कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा रहेगा तो नेताओं में आप एक बात समझो, क्या सही करने की कोई बात आएगी, क्योंकि वहां पर सरकार को पता है कि भाई मैं कोई काम अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, मुझे जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही समझते हो कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना। जैसे हमारे नेता है भाई, 5 साल में अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो जब इलेक्शन में आप वोट मांगने जाओगे तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा कि मैंने 5 साल में ये काम किया है ये नहीं किया, मैंने ये काम किया ये नहीं किया। तो वहां की सरकार को किसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वहां के लोगों के पास लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ वोट डालने का राइट था कि भाई तुम वोट डालाओ, लेकिन जिस मर्जी को डालाओ, जीतना किसको है, कम्युनिस्ट पार्टी को। 70 वर्षों तक इसी पार्टी ने शासन किया, इसके नेता चेंज हुए, वहां पर जवाबदेही नहीं थी। और सोवियत संघ की सरकार ने सारा अपना ध्यान कहां लगा दिया, हथियारों की होड़ पे। क्योंकि आप सभी जानते हो कि परमाणु देश सबसे पहले बनाने वाला कौन था, अमेरिका। और सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों की कर दी, होड़ कर दी, अपना पैसा परमाणु हथियारों पर लगा दिया, उन्नत हथियारों पर लगा दिया। बात समझ गए। और सोवियत संघ ने आधुनिक टेक्नोलॉजी के हथियारों का निर्माण करना शुरू किया, जिसमें काफी भारी मात्रा में क्या लगा, पैसा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या आ जाएगा, बोझ आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए भाई मैं ही हूं, अगर मेरे पास कुछ अर्थव्यवस्था है, मेरे पास कुछ पैसा है, अगर मैं उसे ठीक जगह नहीं खर्च करूंगा, इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बात समझ गए कि भाई मुझे ये नीड है, ये नीड है, ये नीड है, ये नीड है, तो मैं अपनी नीड पर अगर काम नहीं करूंगा, जनता की आवश्यकताएं पूरी नहीं करूंगा, सारा पैसा बस एक ही जगह जुए खेलने में लगा दूंगा, दारू पीने में लगा दूंगा, तो भाई डेफिनेटली क्या होगा, मेरी तो अर्थव्यवस्था खराब होगी। मेरा तो भैया दारू से पीकर मुझे तो चलो भाई नशा हो जाएगा, मैं तो झूम उठूंगा, लेकिन मेरे से जो जुड़े लोग हैं वो तो मरेंगे ना। तो सोवियत संघ ने अपना सारा पैसा कहां लगा दिया, परमाणु हथियारों पे और हथियारों की होड़ पे। नए नए हथियार बना दिए। नो डाउट सोवियत संघ हथियारों में बहुत आगे है, बात समझ गए। उसके पास परमाणु, दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु किसके पास है, सोवियत संघ के पास। हथियार में उसके पास बहुत उन्नत किस्म के हथियार हैं। बट मैंने क्या बताया
कि आपके पास हथियार या परमाणु होने के साथ साथ आपकी जनता भी खुश होनी चाहिए, आपका देश भी समृद्ध होना चाहिए। जैसे आप पढ़ोगे आगे चल के एक चैप्टर है सुरक्षा, सुरक्षा के अंदर आप पढ़ोगे सुरक्षा दो प्रकार से की जाती है ना, आंतरिक सुरक्षा होती है और एक बाहरी सुरक्षा होती है। कैसी सुरक्षा होती है? बाहरी। अब सोवियत संघ ने भारी सुरक्षा तो कर ली कि चलो भाई मेरे पास परमाणु हथियार है कि कोई देश मुझ पर हमला करेगा तो मैं कर लूंगा, अपनी रक्षा कर लूंगा। बट आंतरिक समस्या से कौन निपटेगा? अपने देश की जनता की ख्याल कौन रखेगा? गरीबी का ख्याल कौन रखेगा? नहीं समझे? तो सोवियत संघ आंतरिक समस्याओं से मार जाएगा, ना कि बाहरी समस्याओं से। क्लियर है? क्योंकि उसने अपना सारा संसाधनों और पैसा ध्यान कहां लगा दिया? हथियारों पे। उसने अपने सहयोगी देशों को हथियार देना शुरू किए। उसने हथियारों की इतनी जखीरे शुरू कर दिए कि सोवियत संघ के पास हथियारों का उस समय सबसे ज्यादा जखीरा हो गया था। बात समझ गए? और प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी में वो पश्चिमी देशों पिछड़ते गया। लेकिन सोवियत संघ ने हथियारों पर ध्यान दिया, बट वो टेक्नोलॉजी में पीछे पिछड़ता गया। अब देखो अमेरिका के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, वो लोग टेलीकॉम के अंदर अलग अलग चीजों के अंदर काम कर रहे थे।